Students, today we are going to continue with my previous video, digestive system and physiology of digestion. जो इससे पहले की वीडियो थी इसमें हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्पेशली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर फोकस किया था, लेकिन हमने इस बात की चर्चा भी करी थी कि जहाँ पर जिन यूनिवर्सिटीज़ में या जहाँ पर कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी है तो आपको डिफरेंट एनिमल्स के जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कॉर्डेट्स की फिजियोलॉजी है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी है। तो कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी में आपको राइट फ्रॉम प्रोटोजोआ अप टू द मैमल्स जो फिजियोलॉजी है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका, उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। जो हमारा फोकस रहेगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ही रहेगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था आपको कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है, इसको दो हेड्स में अगर आप डिवाइड कर लें, पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जिसमें स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में या एनाटॉमी के बारे में हमको स्टडी करनी थी, और दूसरा जो फिजियोलॉजी है डाइजेशन की, उसके बारे में बात करनी थी। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया भी था। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको आप दो हेड्स में डिवाइड करके आसानी से समझ सकते हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल है, या जिसको आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या गट भी बोलते हैं, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। इस अकेले एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन को कंप्लीट नहीं कर सकती है, तो उसकी मदद करने के लिए कुछ ग्लैंड्स एसोसिएट रहती हैं उसके साथ, जिनको आप डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कह सकते हैं। जीआईटी में मेनली इस आपकी जो स्टार्टिंग है वो माउथ से होती है। माउथ लीड करता है ओरल या बकल कैविटी में, जहां पर आपको टंग और टीथ दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनके बारे में भी आगे भी डिस्कस करेंगे हम। टंग के बारे में यही बात कर लें। टंग बेसिकली तो टेस्ट के लिए है। टंग पर आप जानते हैं टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन डाइजेशन में भी ये मदद करती है। फूड को होल्ड करती है इन बिटवीन द टीथ्स और रोल करती है माउथ के बीच में। तो टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में। टीथ के बारे में अभी आगे बात करेंगे। माउथ के बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स बेसिकली नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स आप जानते हैं। चूंकि आपकी जो ओरल कैविटी है इसमें आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी भी ओपनिंग है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की भी है। दोनों को रेगुलेट करने के लिए ये फेरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ताकि जब आप सांस लें तो हवा लंग्स की तरफ यानी विंड पाइप में जाए, और जब आप भोजन कर रहे हो, फूड ले रहे हो, तो फूड जो है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाए। नेक्स्ट फेरिंग्स लीड करती है इसोफेगस में। इसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में बताए थे, आप कैसे याद कर सकते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर जो डायग्राम बना है इसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये प्रीवियस वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था उसके कुछ रेमिनेंट्स बचे हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर तीन पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। इस जहां पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, इस जंक्शन पर ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, हिंदी में इसको क्रम रूप परिशेषिका बोलते हैं। ह्यूमंस में ये एक वेस्टेजियल ऑर्गन है, बट इन कैटल्स या हर्बीवोर्स में ये फुल्ली फंक्शनल होती है, और इसमें एक खास तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं। आप जानते ही होंगे कि हम आप जो
वेजिटेरियन फूड लेते हैं उसमें से सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं वो घास खाते हैं और सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते हैं। इसमें मदद करते हैं इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में मौजूद खास तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मदद करते हैं। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसके बाद फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको कोलन भी बोलते हैं आप। कोलन लीड्स इनटू रेक्टम और रेक्टम के बाद फिर एनस लास्ट ओपनिंग है। इसी तरह से जो आपकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इसमें हमने आपको बताया था मेन जो रोल है सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी जब फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे उसमें इनका जो रोल है वो देखेंगे। इसके अलावा पैंक्रियाज जो ऑलमोस्ट डाइजेशन में कंप्लीट करने में जो एंजाइम्स की जरूरत होती है उनका सिक्रेशन होता है पैंक्रियाज से। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन अपने आप में सिक्रेटरी नेचर की होती है, इवन इंडोक्राइन भी है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए होते हैं उसमें से तमाम सारे एंजाइम्स जो हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के द्वारा भी सिक्रेट होते हैं। तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हुआ। ये डायग्राम जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और इसके बाद फिर आज का जो टॉपिक है ये फिजियोलॉजी पे है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फिजियोलॉजी जो है इसमें डिफरेंट हेड्स में आप स्टडी कर सकते हैं। फूड क्या है, फीडिंग क्या है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन। एक्चुअली फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या डाइजेशन में आप करते क्या हैं, आप कॉम्प्लेक्स फूड जो मौजूद होता है नेचर में हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या प्रोटीन्स के रूप में, इनको चूंकि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है जहां एब्जॉर्प्शन होता है, ये अल्टीमेट फेट जो हमने बताया था वो एनर्जी का है, वो हम उसको एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रूप में उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि वो बॉडी के अनुसार सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो वो वही चीज आपकी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली मोनोसैकेराइड्स में, फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ा जाता है और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। इस पूरी प्रक्रिया में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से कैसे रोल प्ले करता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। डाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको आसानी से समझने के लिए हम इसको दो हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिजियोलॉजी या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये दो हेड्स हैं। एक तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करने के लिए, एक तो फिजिकल डाइजेशन और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन बेसिकली आपके माउथ में होता है, और दूसरा जो फिजिकल डाइजेशन है ये आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, इसमें भी फूड को फिजिकली क्रश किया जाता है जिससे वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है। माउथ में केमिकल डाइजेशन भी होता है। सो केमिकल डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, देन in stomach and finally in intestine। इंटेस्टाइन में भी जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। माउथ में फिजिकल डाइजेशन की बात करें तो माउथ में फिजिकल डाइजेशन में मदद करते हैं आपके टंग एंड टीथ। टंग के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया, मेन फंक्शन जो टंग का है वो फूड को रोल करने का है। साउंड प्रोडक्शन में भी आप जानते हैं टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर वर्ड्स के बारे में। और इसके अलावा फूड को होल्ड करने में, और टेस्ट जो आपकी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं टंग पे, तो टेस्ट में भी टंग मदद करती है। टीथ, ह्यूमंस में अगर आप बात करें तो ह्यूमंस के जो टीथ हैं ये हेटेरोडोंट हैं, डाइफायोडोंट हैं और थीकोडोंट हैं।
अब ये जो तीनों ही टर्म है ये तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पे हैं। जो हेटेरोडोंट्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के टीथ्स। तो ह्यूमंस में आप जानते हैं जो टीथ हैं ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, अलग अलग तरह के दांत प्रेजेंट होते हैं। चार अलग अलग तरह के दांत होते हैं। आपने देखा भी होगा या पहले पढ़ा भी होगा। इसी के आधार पे जो आपका डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 ऑब्लिक 2 1 2 3, अलग अलग एनिमल्स में स्पीसीज में जो डेंटल फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में। ह्यूमंस में जो नॉर्मल एडल्ट्स में फार्मूला है 2 1 2 3 का, ये हमने आपको बताया। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो हेटेरोडोंट और होमोडोंट, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जिसमें एक ही तरह के दांत होते हैं, तो होमोडोंट और हेटेरोडोंट। तो ये तो टाइप ऑफ टीथ के आधार पे हो गया। डाइफायोडोंट क्या है? मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट और पॉलीफायोडोंट। ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है टीथ को ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ टीथ। यानी दांत एक बार निकलते हैं और पूरी जिंदगी वही दांत मौजूद बने रहते हैं, तो फिर वो मोनोफायोडोंट। जिसमें दांत दो बार निकलते हैं, एक बार जो पहले के निकले हुए दांत हैं वो गिर जाते हैं, उसकी जगह पर नए दांत निकल आते हैं जो बाकी ज़िंदगी मौजूद रहते हैं, तो ये डाइफायोडोंट होते हैं। हमारे आप में जो ह्यूमंस हैं इनमें आपने देखा होगा बच्चों में जो दांत निकलते हैं कुछ समय बाद वो दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह पर दूसरे दांत निकलते हैं। जो दांत गिर जाते हैं उनको मिल्क टूथ बोलते हैं और जो बाद में निकलते हैं ये परमानेंट टूथ कहलाते हैं। तो डाइफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट जो एनिमल्स होते हैं इनमें दांत निकलते रहते हैं और गिरते रहते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है थीकोडोंट। ये टर्म जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ टीथ, हड्डी से या बोन से दांत कितना जुड़ा हुआ है। अगर दांत केवल सरफेस से जुड़ा हुआ है, मान लो ये आपका कि बोन है फॉर एग्जांपल डेंट्री है और इसमें दांत जो है ये केवल सरफेस से जुड़ा हुआ है, यानी इसका जो क्राउन वाला पार्ट है ये ज़्यादा बाहर निकला हुआ है और जो रूट है वो बहुत थोड़ी सी बोन के अंदर मौजूद है, तो ये कहलाते हैं एक्रोडोंट। और ये दांत बहुत मजबूत नहीं होते, तो ये दांत ज़्यादा जोर पड़ने पे ये दांत निकल जाते हैं, इनकी जगह पर नए दांत निकल आते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो शिकार पकड़ते समय जिनके दांत टूटते रहते हैं और नए दांत निकलते रहते हैं, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, वो पॉलीफायोडोंट हो जाते हैं, गिरते रहते हैं निकलते रहते हैं। तो जिन एनिमल्स में एक्रोडोंट टीथ मौजूद होते हैं वो ज़्यादातर पॉलीफायोडोंट होते हैं। दूसरा जो है ऐसे एनिमल्स जिनमें दांत जो हैं ये साइड से जुड़े होते हैं। प्लूरो मीन्स लेटरल साइड, यानी कि बोन के बीच में ना फिट होके साइड से अटैच रहते हैं, ये कहलाते हैं प्लूरोडोंट। ठीक है। तीसरी तरह के जो दांत होते हैं ये जितना इनका इनेमल बाहर निकला होता है या क्राउन बाहर निकला होता है, लगभग उतनी ही रूट यहाँ बोन के अंदर मौजूद रहती है। तो इस तरह से ये कहलाते हैं, ये जो बोन में कैविटी जैसी बनती है इसको थीका बोलते हैं, इसलिए ये दांत जो है ये कहलाते हैं थीकोडोंट। और ये बहुत मजबूत अटैचमेंट होता है बोन के साथ, आसानी से नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से दांतों का ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमंस में जो दांत हैं वो हेटेरोडोंट है, डाइफायोडोंट है और थीकोडोंट है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। सो लेट वी स्टार्ट विद डाइजेशन इन माउथ। सो डाइजेशन इन माउथ, तो माउथ में जैसा मैंने बताया फिजिकल डाइजेशन भी है और केमिकल डाइजेशन भी है। एक्चुअली डाइजेशन एक अपने आप में एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है ही। फिजिकल डाइजेशन में टीथ और टंग दोनों ही मदद करते हैं। टीथ मैंने आपको बताया ह्यूमंस में हेटेरोडोंट टाइप के हैं, चार अलग अलग तरह के दांत मौजूद हैं जो फूड को क्रश करने में या मैस्टिकेट करने में
मदद करते हैं, जिससे फूड जो बड़े पीसेज होते हैं वो छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। केमिकल डाइजेशन जो माउथ में होता है, इसमें बेसिकली जो रोल है वो सलाइवा का होता है। सलाइवा क्या है? सलाइवा एक सिक्रीशन है जो सिक्रीट होता है सैलिवरी ग्लैंड से, और प्लस उसमें जो आपकी म्यूकोसल मेम्ब्रेन है माउथ की और ओरल कैविटी की, उसके सिक्रीशंस भी मिक्स होते हैं। सलाइवा सिक्रीट करने के लिए 3 अलग अलग तरह की ग्लैंड्स मौजूद हैं, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स कह सकते हैं। दीज आर पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। अगर आप इस डायग्राम में एक रफ पोजीशन समझना चाहें तो ये आपकी टंग है, ये जो अपर जा है ये एक्चुअली मैक्सिलरी बोन होती है, इसके पीछे यहां पर ये आपकी सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड, और यहां कहीं पर ईयर होता है, इस जगह पर ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होती है, और यहां टंग के नीचे बेस पे दोनों तरफ ये आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड मौजूद होती है। ये तीनों ही ग्लैंड अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए, ये पैरोटिड ग्लैंड आपके जो स्नेक्स होते हैं, इन जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें पैरोटिड ग्लैंड जो है ये पॉइजन ग्लैंड में कन्वर्ट होती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको जाननी है तो अगर आपने टोड देखा होगा, एम्फीबियंस में जो फ्रॉग और टोड आप जानते हैं जो टेरेस्ट्रियल फ्रॉग होते हैं, उनके अगर आप डोर्सल साइड पे देखें, आँख के ठीक पीछे जहाँ हमारे आपके कान मौजूद हैं, लगभग इसी जगह पर एक रफ स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये उनकी भी पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं वो पॉइजन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो उनको खाती नहीं। सलाइवा की बात करें, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में बेसिकली जो सलाइवा है ये 90% वाटर होता है, बाकी इसमें सर्टेन लाइसोजाइम्स होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, फूड में मौजूद जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने का में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम मौजूद होते हैं जो स्टार्च का डाइजेशन करते हैं माल्टोज में। आपने अगर कभी सूखी रोटी खाई है तो पहले वो टेस्टलेस लगती है, फिर कुछ देर बाद वो स्वीट लगने लगती है। रोटी को देर तक चबाइए सलाइवा के साथ मिक्स करके। एक्चुअली सलाइवा का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि जब तक आपका फूड जो है वो सलाइवा से मिक्स होकर टंग पे नहीं जाएगा तो टंग जो है ड्राई फूड को टेस्ट नहीं कर सकती। इसके सलाइवा इसमें टेस्ट में भी मदद करता है। तो ये जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या करता है, स्टार्च जो कि एक पॉलीसैकेराइड है उसको तोड़ देता है डाइसैकेराइड माल्टोज में। स्टार्च यानी पॉलीसैकेराइड जो है वो टेस्टलेस होता है, जबकि माल्टोज जो है उसका स्वीट टेस्ट आपको पता लगेगा। टेस्ट बड्स की जो लोकेशन है अगर आपको आइडिया हो, टंग जो हमारी टंग है इसके जो सबसे आगे का हिस्सा होता है ये स्वीट के लिए होता है, जो दोनों आगे के ठीक पीछे लेटरल साइड जो होती है, अगर हम डायग्राम में अगर आप समझना चाहें, ये आपकी टंग है, ये जो हिस्सा है ये स्वीट के लिए है, यहां पर ये जो हिस्सा है ये शार्ट के लिए है, इसके पीछे का हिस्सा जो है ये बिटर है, और सबसे पीछे का जो हिस्सा होता है ये सोर। एक्चुअली इसमें अलग अलग तरह की जो टेस्ट बड्स हैं, आपने सुना होगा फिलीफॉर्म है, फ्यूजीफॉर्म है, फिलीफॉर्म है और सर्कमवैलेट, अलग अलग तरह की टेस्ट बड्स होती हैं। तो वो अलग अलग तरह के टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इस तरह से आपकी टंग जो है जब सलाइवा उससे मिक्स होता है तभी उसको टेस्ट कर पाते हैं, यानी कि फूड का लिक्विड के साथ मिक्स होना, सलाइवा के साथ मिक्स होना जरूरी है। तो इस तरह से सलाइवा आपका एक तो एंटी बैक्टीरियल होता है, दूसरा इस डाइजेशन में मदद करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज में, साथ में इसमें म्यूकस
क्या करता है, ये फूड को लुब्रिकेट करता है, जिससे जब वो फूड पाइप में पास हो तो उसकी वजह से फूड पाइप यानी कि आपकी जो ईसोफेगस है उसकी वाल्स में कोई स्ट्रेसेस ना पड़े। जब ये फूड यहाँ मैस्टिकेट हो रहा होता है, ये आपकी डेंट्री है, यहाँ पर टीथ मौजूद हैं, जैसे हमने अलग अलग तरह के बताया, सबसे आगे इंसीजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये फूड क्या करते हैं, ये टीथ क्या करते हैं, फूड को मैस्टिकेट करके, तो यहाँ पर टंग, टीथ, इन सब की वजह से ये फूड जो है आपका जो आपका फूड माउथ में जो आपने फीड किया था वो ऑलमोस्ट रोल अप हो जाता है और एक बॉल के रूप में ये ईसोफेगस में पास होता है। दिस बॉल इज कॉल्ड बोलस। अब माउथ से, तो माउथ में जो डाइजेशन है ये बेसिकली स्टार्च का होता है। स्टार्च यानी शुगर, प्रोटीन और लिपिड्स का डाइजेशन माउथ में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। यहां से ये फूड जब ईसोफेगस में पास होता है तो ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं मौजूद होते हैं, लेकिन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। हमने स्ट्रक्चर में यहाँ स्मूथ बनाया है, लेकिन एक्चुअल अगर आप ईसोफेगस देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से, ये बोलस आपका जब यहां से यहां पास होगा तो ये स्मूथ हो जाएगी। ये बोलस आपका यहां आ गया, फिर यहां से जब यहां पास होगा तो ये स्मूथ हो जाएगी और ये स्वेल कर जाएगी। इस तरह का ये जो मूवमेंट है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। इससे एक और फायदा होता है, एक तो फूड जो है वो बैकवर्ड पुश नहीं होता हमेशा, क्योंकि ये एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ चलते हैं, तो फूड एक तो आगे की तरफ बढ़ता रहता है और दूसरे एकदम से जो खाना आप खाते हैं मुंह में रखते हैं वो सीधे स्टमक में ना जाके उसकी जो ड्रॉपिंग्स होती है वो स्लो ड्रॉपिंग्स होती है, तो एकदम से पूरा खाना पेट में नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर अब आपका जो फूड है माउथ में बेसिकली स्टार्च का डाइजेशन हुआ और ये फूड जो है ये बोलस के रूप में कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। अब नेक्स्ट जो है आपका जो डाइजेशन होगा वो स्टमक में होगा। माउथ में जो डाइजेशन है वो आपने देखा स्टार्च का होता है, जहाँ माउथ से पास होके फूड पाइप के माध्यम से अब ये फूड कहाँ आ रहा है आपका, स्टमक में। स्टमक में जो डाइजेशन है, स्टमक की जो वाल्स हैं अगर आप देखेंगे तो इसमें मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है, सर्कुलर लेयर है और ऑब्लिक लेयर्स हैं, यानी हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्टमक आपका। इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। कार्डियक पार्ट जो है ये अपर पार्ट कहलाता है, जहां पर एक्चुअली HCl का सिक्रीशन होता है। ये जो HCl का सिक्रीशन है ये स्टमक की जो आपकी कार्डियक पार्ट है इसकी जो लेयर्स हैं इसमें ऑक्सिंटिक सेल्स कहलाती हैं जो इसका सिक्रीशन करती हैं। ये HCl आप जानते हैं एसिड होता है और pH हमने यहाँ इसीलिए लिख दिया है pH 2.0 यानी हाईली एसिडिक होता है। इस एसिड की वजह से अगर फूड में आपने देखा था सलाइवा भी एंटीबैक्टीरियल होता है, फिर भी अगर कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं तो इस HCl की वजह से वो बैक्टीरिया खत्म हो सकते हैं, जिससे की वजह से ये एंटीबैक्टीरियल है। दूसरे एसिड जो है वो फूड को और स्मॉलर पीसेस में तोड़ देता है। यहां से ये फूड नेक्स्ट पार्ट में जाता है। ये पूरा जो पार्ट है ये फंडिक पार्ट कहलाता है। अगर आप डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो फंडिक पार्ट है, ये अपर पार्ट कार्डियक पार्ट हो गया, ये जो फंडिक पार्ट है इसमें ये म्यूकोसा की बहुत रफ रिजेस मौजूद होती हैं, इनको बोलते हैं रुगेई। ये जो रुगेई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। एक तो ये जो स्टमक की वाल है, कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि जब इतना हाई pH है, हाईली एसिडिक है, इतना जो HCl है यहाँ पर, तो उसकी वजह से स्टमक की वाल को क्यों डिजॉल्व नहीं होती हैं, तो उसका कारण ये है, एक तो म्यूकोसल लेयर जो होती है, अब आप जानते हैं म्यूकोसल लेयर से म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट होता है जो कि बेसिक होता है, तो वो इस pH को न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरे ये जो रिव्यू होते हैं
ये फूड को होल्ड करने में, और एसिड कभी भी सीधे स्टमक की वॉल से टच नहीं होता है, इसलिए उनको डिजॉल्व होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये रुगई ये फूड को होल्ड करने में भी मदद करते हैं। और नॉर्मल अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है तो एक नॉर्मल ह्यूमन में लगभग 4 घंटे फूड जो है वो स्टमक में रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर टाइम पे खाना नहीं खाते हैं तो पेट में एक अजीब सी दर्द महसूस होती है, ऐंठन सी होने लगती है, या कई बार लोग उसको बोलते हैं मुहावरे के रूप में कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो एक्चुअली वो जो पिंचिंग सेंसेशन है वो इन रुगई में खास तरह का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से। तो जब कभी पेट खाली होता है तो ये पिंच करने लगती हैं, जिसकी वजह से पेट में हल्का सा दर्द महसूस होता है और आपको खाने की ज़रूरत महसूस होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है पाइलोरिक पार्ट है, जो कि एक्चुअल सिक्रीशन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। इसमें जो मेन एंजाइम है एक तो रेनिन है और दूसरा पेप्सिन है। ये जो सिक्रीशन होता है रेनिन का, ये बेसिकली बच्चों में ज़्यादा होता है, यंग वंस में, एडल्ट्स में इसका सिक्रीशन बहुत कम होता है। ये रेनिन क्या करता है, मिल्क में मौजूद जो कैसीन प्रोटीन होती है इसको क्लॉट करा देता है, जिससे मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाता है, यानी कर्डिंग की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। पेप्सिन जो है इसका सिक्रीशन पेप्सिनोजेन के रूप में होता है, और ये जो एसिड की मौजूदगी में ये जो HCl का सिक्रीशन है इसकी मौजूदगी में वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, जिससे फूड आपका ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से स्टमक में जो प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, कुछ लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी लाइपेजेस का भी सिक्रीशन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइजेशन नहीं होता है लिपिड्स का स्टमक में। तो ये स्टमक में डाइजेशन की बात हो गई। यहाँ पर ये दो टर्म आपको जानने जरूरी हैं। एसिडिटी, अक्सर लोग कहते हैं एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी क्या होती है, जब कभी भी आपका HCl का सिक्रीशन स्टमक में बढ़ जाता है, फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में आपको आपने देखा होगा इनो पीने की सलाह दी जाती है, या पुदीन हरा पीने को कहा जाता है। तो इनो जो होता है इसमें एक खास तरह का केमिकल होता है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एक्चुअली ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका सोल्यूशन पीने को दिया जाता है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा एक और सवाल होता है कि खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है। तो नींद का कारण ये है कि स्टमक में जब ये डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस समय एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब जब एनर्जी जो आपकी ब्रेन की तरफ जा रही होती है उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं आप फूड के डाइजेशन में, तो ब्रेन को एनर्जी की सप्लाई जो है वो कम होती है, जिससे आपको नींद आने लगती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है। अब यहाँ से डाइजेस्ट होकर जब फूड आगे ड्यूओडेनम में जाता है तो ये ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं काइम। तो जब माउथ से स्टमक में आया था तब ये क्या कहलाता था, बोलस। अब ये बोलस किसमें कन्वर्ट हो गया है, काइम में। अब ये काइम आगे जाएगा कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आप जानते हैं ड्यूओडेनम में जाएगा, जहां पर इसका फर्दर डाइजेशन होगा। स्टमक में डाइजेशन के बाद फूड कहां पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फूड आपका, आप इस डायग्राम से ही आप समझ सकते हैं, जब यहाँ ड्यूओडेनम में पहुंचता है तो यहाँ फूड के साथ दो अलग अलग जो ग्लैंड्स होती हैं आपके, इनके सिक्रीशंस मिलते हैं। एक तो आपका लीवर है, लीवर से क्या सिक्रीट होता है, बाइल, और दूसरा पैंक्रियाज जिससे सिक्रीट होता है पैंक्रियाटिक जूस। इसके अलावा जो आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं इनका सिक्रीशन भी फूड के डाइजेशन में मदद करता है। ये जो
इसको आप सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन होता है। अब जब फूड डिओडिनम में पहुंचता है, आपने देखा कि ऊपर जो स्टमक है यहाँ पर फूड का जो पीएच है वो बहुत लो होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि फूड हाईली एसिडिक होता है। अब ये एसिडिक फूड जब डिओडिनम में पहुंचता है तो डिओडिनम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं वो एसिड मीडियम में काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जो लीवर है आपका, ये सिक्रीशन करता है किसका, बाइल का। और बाइल जो है इसका जो नेचर होता है ये बेसिक होता है। अब ये बेसिक बाइल इस हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से, ये आपकी हेपेटिक डक्ट है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, दोनों मिलकर हमने आपको बताया था ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के माध्यम से खुलती हैं यहाँ पर। तो ये जो आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, ये यहाँ से सिक्रीशन जो मिक्सचर है इस बाइल और पैंक्रियाटिक जूस का, ये इस ऊपर से आ रहे फूड के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है, फूड का नेचर जो है वो बेसिक हो जाता है, क्योंकि आपका बाइल जो है हाईली बेसिक नेचर का होता है। अब बाइल में बेसिकली बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन नाम के एंजाइम्स पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मौजूद होता है। तो फिर बाइल का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है? तो एक रोल तो हमने आपको बता दिया, पहला रोल है इसका कि फूड स्टमक से आ रहे जो फूड का नेचर है, जो पीएच है उसका, उसको चेंज करना, बेसिक उसको एसिड से किसमें कन्वर्ट करता है, बेसिक मीडियम में लाता है। और दूसरा जो इसमें मौजूद जो बाइल है, ये एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो आपकी फैट हैं ये आसानी से डिजॉल्व नहीं होती हैं, तो इनको डिजॉल्व करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा जो आपका सोप है, जब आप सोप को किसी ऑयली सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराते हैं या उससे मिक्स करते हैं, तो सोप जो ऑयल के पीसेज हैं वो छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे उसको आप आसानी से साफ कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो बाइल है, ये फूड में मौजूद फैट जो होती है उसको स्मॉलर पीसेज में तोड़ देता है, जिससे फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को उन पर रिएक्ट करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से बाइल। दूसरा जो पैंक्रियाटिक जूस है, इसमें ऑलमोस्ट सभी तरह के, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग और लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स जो कि लगभग ऊपर जिनका सेमी डाइजेशन हो चुका होता है, प्रोटीन्स जो है वो पेप्टोन्स के रूप में टूट चुकी होती हैं, उन पेप्टोन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो आपके, तो ये एंजाइम्स कहलाते हैं प्रोटीएजेस। तो एक तो प्रोटीएजेस हो गए, दूसरे एमाइलेजेस जो कि कन्वर्ट करते हैं आपकी डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में, और लाइपेजेस, ये तीनों ही एंजाइम्स जो है पैंक्रियाटिक लाइपेजेस जो हैं, ये फैट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड्स में। इसके अलावा जो आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, इनसे भी जो सिक्रीशन होता है। यहाँ पर एक चीज और आपको जाननी जरूरी है कि जो आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, ये एक्सोक्राइन भी हैं और एंडोक्राइन भी हैं। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो एंडोक्राइन नेचर है, यहाँ से एक खास तरह के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन। ये एंजाइम, ये हार्मोन है जो एक तो ये पहुंचता है कहाँ, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, जिससे जो लीवर से सिक्रेट होके जो आपका बाइल स्टोर्ड है गॉल ब्लैडर में, यहाँ से ये बाइल के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। और दूसरा इसका जो पार्ट है पैंक्रियोजाइमिन, ये कहाँ जाता है, ये इफेक्ट करता है पैंक्रियाज को, जिससे पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन इंक्रीज होता है। तो इस तरह से ये जो आपका
इंटेस्टाइन का डिओडिनल पार्ट है, यहाँ से फूड अब धीरे धीरे आगे पास होता है और डिओडिनम से ये कहाँ पहुंचता है, इलियम में, नहीं जेजुनम में। जेजुनम में भी सक्कस सेंटेरिकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसके अलावा जेजुनम में एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये जो एब्जॉर्प्शन है, जो डाइजेस्टेड फूड है, इसका एब्जॉर्प्शन जो है ये आपके जेजुनम से जब फूड आपके इलियम में पहुंचता है तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है यानी कि आपकी मोनोसैकेराइड्स, जो पॉलीसैकेराइड्स थे वो टूटकर मोनोसैकेराइड्स में चेंज हो चुके हैं। मोनोसैकेराइड्स का, एमिनो एसिड्स का और जो फैट आपके ब्रेक होके ट्राइग्लिसराइड या जिसको आप ग्लिसरॉल बोल सकते हैं और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गई है, तो इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरह से आपकी जो इंटेस्टाइन है इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। एब्जॉर्प्शन में अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये तो डाइजेशन की बात हो गई। अब अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड है इसका जो प्रोटीन में से जो प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ है एमिनो एसिड्स में और शुगर्स का डाइजेशन हुआ है मोनोसैकेराइड्स में, ये तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती हैं आपकी ब्लड वेसल्स में। लेकिन जो फैट का डाइजेशन हुआ है ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में, इनका एब्जॉर्प्शन स्पेशल टाइप का होता है। इसको समझने के लिए आपको एक और स्ट्रक्चर को समझना होगा जिसको बोलते हैं विलाई। तो विलाई का स्ट्रक्चर बताते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का जो एब्जॉर्प्शन है, इसके लिए अगर आप जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जेजुनम और इलियम, इस पार्ट को अगर इसके अंदर की तरफ देखेंगे तो इसकी सरफेस जो है इस पे बहुत सारी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, स्मॉल वेरी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको विलाई बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंगल विलस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इस जो विलस का अगर आउटर सरफेस ये आपको स्मूथ दिख रही होगी, लेकिन अगर इसको आप बड़ा करके देखें तो इस पर भी आपको ये स्मॉल प्रोजेक्शंस, इसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती है। इससे क्या होता है, इनकी मौजूदगी से एक तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसमें से ऑलमोस्ट जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमने आप बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं, इनके जो फाइनल डाइजेशन है यानी कि मोनोसैकेराइड्स और एमिनो एसिड्स, इनका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली इन कैपिलरी नेटवर्क्स में यानी कि सीधे ब्लड में हो जाता है कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू। जबकि जो आपकी फैट्स होती हैं इनमें इनका ब्रेकडाउन किस में हुआ था, ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये एब्जॉर्ब होती हैं इन प्रोटीन्स के साथ ब्लड में, जबकि जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, ये लिम्फ वेसल मौजूद होती हैं जिसको लैक्टियल बोलते हैं ये एक्चुअली। तो जो आपके फैटी एसिड्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन जो है इन लैक्टियल्स में होता है और यहाँ से ये कहाँ जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में जाते हैं, ना कि ब्लड वेसल्स में। इससे क्या होता है कि जो आपका एब्जॉर्ब फैट है वो फिर से जुड़ के फैट नहीं बन सकता है। अगर फिर से फैट बन जाएगा तो क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी और ब्लड जो है उसका मूवमेंट सीज हो सकता है। बाद में ये जो एब्जॉर्प्शन है मोनोसैकेराइड्स, एमिनो एसिड्स और जो आपकी ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये तो लीवर में जाती हैं। फिर लीवर उनका क्या करता है, एसिमिलेट करता है, उनका यूटिलाइजेशन करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और अकॉर्डिंग टू नीड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यानी बॉडी की सेल्स को भेज देते हैं। जबकि जो आपके फैट्स हैं इनका रीयूनियन होता है आपकी जो सब क्लेवियल
आर्टरीज होती हैं वहाँ पर जो आपकी मीटिंग होती है इनके साथ, लिम्फ वेसल्स के साथ, तो वहाँ पर इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो एब्जॉर्ब फूड है ये एसिमिलेट हो जाता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब जो फूड है ये आगे पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। अब ये फूड कहाँ जाएगा, सॉरी ये कोलन में जाएगा। कोलन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो जो आपका लिक्विफाइड फूड था ये ऑलमोस्ट इस कोलन से पास होके जब रेक्टम में पहुंचता है तो इसमें से बहुत सारा वाटर जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे ये सेमी सॉलिड रूप में रेक्टम में पहुंच जाता है। और यहाँ से ये अनडाइजेस्टेड फूड जब ज़्यादा हो जाता है तो आप बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन। कई बार लोग बोल देते हैं कि एक्सक्रीट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दें कि फूड का एक्सक्रीशन नहीं होता है, फूड का क्या होता है, डिफिकेशन। जो आप मल त्याग करते हैं दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जबकि जो एक्सक्रीशन आप करते हैं तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग बना हुआ है। और एक्सक्रीशन यानी कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है, ये अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको आप शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। जबकि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको जब आप शरीर से बाहर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो उसके लिए एक पूरा अलग सिस्टम है हमारे बॉडी सिस्टम में। यहाँ पर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ऑलमोस्ट मैंने कोशिश करी है शॉर्ट में कवर करने की। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बारे में वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात आपसे और करना चाहूँगा कि मैंने YouTube से चैटिंग के द्वारा बात जाननी चाहिए कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो पे एड्स भी हैं, लेकिन हमको लाइक और वो वॉच आवर कम मिल रहे हैं। तो उधर से रिप्लाई आया कि आपने अपनी किसी वीडियो में रिक्वेस्ट ही नहीं करी है लोगों से कि वो वीडियो को लाइक करें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो मेरी, तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे इस चैनल को ग्रो करने में मदद मिले। थैंक यू। एक बात और जो आपसे कहनी थी कि चूँकि ये जो वीडियो बनाई है ये यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं और जो कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाई है। यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स होते हैं इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी फुल क्वेश्चंस में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ लिया जाता है, या शॉर्ट नोट्स में आपकी जो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, खासकर सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, या नेचर ऑफ बाइल या सैलाइवा के बारे में पूछ लिया जाता है। ये सब शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस हैं। या जो आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बताई थी मैंने, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन पूछ लिया जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं और फुल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कंपटीशन में भी कई बार डाइजेशन से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है चूँकि टाइम की कमी रहती है तो शॉर्ट में बताया है। आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप कंपैरेटिव स्टडी भी करिएगा। और जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक आध फॉरेन राइटर्स की बुक्स ज़रूर कंसल्ट करें। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिससे आपका जो स्टडी का लेवल है वो हाई हो सके। थैंक यू।